बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, इमरान खान साहब की हुकूमत को, तहरीक इंसाफ को अपने ही इत्तेहादियों और अपने ही लोगों से चैलेंजेस का सामना इस वक्त दरपेश है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहे हैं और उसकी जो मेजर वजह है वो ऐसा लगता है कि अब लोगों को ये फील होने लग गया है, पार्लियामेंटेरियंस को ये फील होने लग गया है, चाहे वो इत्तेहादी हों, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों, कि शायद हम लोग अब एक पेज के ऊपर नहीं हैं। जो सपोर्ट इमरान खान साहब क्लेम करते रहे हैं, जो सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती रही है, वो कहीं ना कहीं पीछे हटती नजर आ रही है। मैं अगर बात करूं अलायंसेस की, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीडीएम के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ का कंसेंसस डेवलप हो रहा है मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर, और ऐसे फीलिंग हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनने जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अलायंस पार्टीज जितनी भी हैं, इत्तेहादी, दे आर नॉट ऑन सेम पेज। ये वो एक इशू है जिसके ऊपर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे मेंबरान, स्पेशली वो जो घूम फिर के आए हैं दूसरी पार्टी से, वो और जो इत्तेहादी हैं, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे वो जीडीए हो, चाहे वो पीएमएलक्यू हो, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज वंस वी टॉक अबाउट द ईवीएम। मैनुअल इलेक्शन पाकिस्तान की किस्मत है और मैनुअल इलेक्शंस ही बाइंग है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की कि यही होना चाहिए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने एक खिताब किया पार्लियामेंटेरियंस के साथ, उसमें उनके इत्तेहादी भी थे और उन्होंने बड़ा ज़ोर शोर से कहा कि हम जहाद करने जा रहे हैं, और जॉइंट सेशन की बात की जिसके अंदर उन्होंने बिल लाने थे। फिर हमने देखा वो जो जॉइंट सेशन था वो मुलतवी कर दिया गया और बताया ये गया कि जो इत्तेहादी हैं वो ऑन बोर्ड नहीं हैं चीज़ों को लेकर, जिसका बरमला इजहार पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से भी हुआ और एमक्यूएम की तरफ से भी हुआ। उसके बाद आज भी सेशन था जो होके फिर कोरम पॉइंट आउट हुआ, जिसके बाद वो फिर खत्म हुआ। ये सारा सिनेरियो पोस्ट 6 अक्टूबर हुआ। पोस्ट 6 अक्टूबर डेट बड़ी याद रखने वाली है, जब डीजीआई की नोटिफिकेशन का इशू चला था, उसके बाद से ये सब कुछ हुआ और उसकी बहुत हीट पीएमओ के अंदर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर भी इसकी बहुत हीट इस वक्त महसूस की जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी रैंक एंड फाइल के अंदर एक बहुत सीरियस इशू इस वक्त खड़ा होता नजर आ रहा है और मेरे ख्याल में एक सिंसेरिटी टेस्ट इमरान खान साहब करना चाह रहे हैं तमाम लोगों का, लेकिन उनके जो एडवाइजर्स हैं वो उनको कह रहे हैं इस वक्त ये टेस्ट ना करें, कहीं कुछ और ना हो जाए। ये तमाम तर सूरत हाल क्या है, इसके साथ साथ डस्का की जो रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने कैटेगोरिकली हुकूमत पंजाब को कहा है कि इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस अंदर इन्वॉल्व था। इस सारी चीज़ में इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है जमशेद इकबाल चीमा ने, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मेरे साथ हैं चौधरी नूरुल हसन तनवीर, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और मेरे साथ हैं सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वन ऑफ द वेरी वाइब्रेंट वॉइस। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, सर आपसे मैं शुरू करता हूं। आज भी आप लोगों का सेशन था, फिर वो भी कोरम पॉइंट आउट हो गया, वो मंडे को होने जा रहा है। सर असेंबली के अंदर क्या हो रहा है? आप लोग, इट फील्स लाइक कि आप लोग के नंबर गेम जो है आप लोग जीतते नजर आ रहे हैं। अभी पीछे जो हुआ था उसमें गवर्नमेंट के 104 वोट थे, आप लोगों के 117 थे ऑपोजिशन के, और बिल भी आप लोगों के पास हो गए। क्या बन क्या रहा है जी पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त? बात यह है कि जो इस वक्त मौजूदा इमरान खान की हुकूमत है, ये हकीकत में जो ना वो उसका अंदाज़े हुक्मरानी जो है ना वो डिक्टेटरों जैसा है। सिंपल सी बात थी जिसको इन्होंने खुद ही खराब कर लिया। कहा जी ज्वाइंट सेशन हम बुलाएंगे और एक ही दिन में 41 जो है ना वो अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं, बिल लेके आ रहे हैं कि जी हमने उनको पास करवाना है। तरीकाकार ये है कि आप एक एक बिल करके लेके आए असेंबली में, उसके ऊपर अपोजिशन का नुक्ता नजर भी लें, उसमें अपनी किसी पार्टी का, किसी इत्तेहादी का कोई नुक्ता नजर है, उसने उन्होंने कुछ उसके बारे में डिफरेंट ओपिनियन है, तो वहाँ पे बयान हो, उसके बाद वो पास करके आप सेनेट में भेजें। सेनेट में मुख्तलिफ पार्टीज बैठी हुई हैं, वो अपनी अपनी बात करें और उसके बाद जो है उसको मंजूर करें या उसको रिजेक्ट करें। उसकी बजाय इन्होंने कोशिश की कि भाई एक ही दिन में सब कुछ हम कर लेते हैं। उसमें यह है कि इनके पास टोटल उस दिन जो जब
लंच के ऊपर जो लोग आए वो थे टोटल 155 ओके। इनकी अपनी जमात के। उनमें से 19 लोग जो हैं वो लोग और लोग कहते हैं कि वो जी जहांगीर तरीन ग्रुप है उसमें, तो 136 लोग इनके पास बनते हैं। काफ लीग और उसमें एमक्यूएम जो है वो दोनों के वोटों को निकाल दें और वो कहते हैं कि जी हम आपकी जो ये आपके जो आप बिल जो लेके आ रहे हैं इसकी हम हमायत नहीं करते। तो वो अपना आप ये देख लें कि 136 पे इनकी इस वक्त हुकूमत खड़ी है, तो इनके पास मेजॉरिटी जो है वो नहीं है कौमी असम्बली में। अब इसका ये अखलाकी फर्ज बनता है कि जब इसकी अक्सरियत नहीं रही तो ये रिजाइन कर दे, क्योंकि एक तो इसकी परफॉर्मेंस जो है ये नालायकी है, नाहिली है, नातजर्बाकारी है वो अपनी जगह के ऊपर, और इस जगह पे ये बिल्कुल एक्सपोज हो गया। जो मौजूदा महंगाई की लहर है ओके, उसके ठीक। बाद कोई इत्तेहादी इनके साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता, और जो खड़ा होगा वो इस जुर्म में बराबर का शरीक होगा। तो ये जो हुकूमत है ये हकीकत में खत्म हो चुकी है। पॉइंट आ गया आपका, और चॉइस साहब, आपका पॉइंट आ गया जी। बात जी जी, मुझे जरा यही चीज ना सैंटर साहब के पास लेकर जाने दीजिएगा। सैंटर मक्सी, मुझे ये समझाएं जरा, ये जो एक सिचुएशन है, ईवीएम की बात होती है, बिल्स की बात हो रही है, क्यों आपको क्या लगता है हुकूमती अरकान जो हैं, जो इनके इत्तेहादी हैं, जो आप में से, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से पीटीआई का हिस्सा बने हैं, वो पीछे क्यों हट रहे हैं? हाउ डू यू एनालाइज दिस सिचुएशन? जी देखें, चौधरी साहब की बात से ही ले लेते हैं। जो तर्ज हुक्मरानी है, अगर वो जमहूरियत पसंद होती तो यकीनन पीटीआई जो है वो अपने इत्तेहादियों को पहले कॉन्फिडेंस में लेती, उसके बाद वो कोशिश जरूर करती कि ऑपोजिशन के साथ वो कोई कंसेंसस बिल्डिंग मेजर्स पैदा करे, और उसके बाद आप कोई बिल जो है, खास तौर पे इस तरह के इम्पोर्टेंट बिल्स जिसपे आपका इलेक्शन, आपका निज़ाम पार्लियामान का, आपकी जमहूरियत का निज़ाम डिपेंड करता है। बिकॉज जब तक सारी पार्टियां, ख्वाह वो हुकूमत में हो, एलाइज हो या वो ऑपोजिशन में हो, जब तक एक लार्जर कंसेंसस नहीं डेवलप होता मोड ऑफ इलेक्शन पे, तरीका कार पे, और उसके ऊपर अवाम का ट्रस्ट आप पैदा नहीं करते, ये वो इंग्लिश पार्लियामानी लैंग्वेज में बोलते हैं फिलीबस्टर करना बिल्स को, कि अपनी अक्सरियत के जोर पे या अपनी एक परसीव्ड अक्सरियत के जोर पे आप पार्लियामेंट को बुलडोज करना चाहते हैं, कि आपको लगता है कि आपके पास इतनी ताकत नंबर्स में है। और अगर हम खाली चंद लम्हे पहले, कुछ घंटे पहले देखें, जो जॉइंट सेशन होना था उससे पहले जो वजीर आजम साहब ने जिहाद जैसा एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मतलब बड़ा वो आप देखें किस नॉइज पे वो अपने लोगों को आ रहे थे कि जी ये जिहाद है जो ये हमने करने हैं। तो इस तरह के बड़े क्लेम्स नहीं करने चाहिए, इस तरह से अपने लोगों को प्रेशराइज, अपने एलाइज को नहीं करना चाहिए, खास तौर पे जब आपने कोई ऐसे इकदाम ही नहीं उठाए जिससे कंसेंसस बिल्डिंग एटलीस्ट आपके अपने इत्तेहादियों में हो जाए। तो बेसिकली तो यहाँ नजर आ रहा है कि ऑपोजिशन तो अपनी जगह पे अपने उस पर ठहरी हुई है अपनी बातों पे, उनके लोग अब उनके साथ ठहरने में उनको दिक्कत हो रही है, तकलीफ में, बिकॉज जाहिर है अगले इलेक्शन। मक्सी साहब की आवाज़ जी ज़रा कनेक्ट हुई। चीमा साहब आपकी तरफ में आता हूं। सर मुझे ज़रा बताइएगा, ये जो एक व्यू पॉइंट अब बन रहा है कि तर्ज हुक्मरानी जो पाकिस्तान इंसाफ या जो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म की है वो जमहूरी नहीं है, और जो आपके इत्तेहादी हैं, चाहे वो क्यू हो, चाहे वो MQM हो, इवन तारिक बशीर चीमा साहब को हम सुन भी रहे थे, वो कहते हैं जी हमसे किसी चीज़ पे कंसेंसस को बात ही नहीं करता, हमसे मशवरा लें फिर आप लोग बिल पेश करें, अगर आप लोगों ने यूं ही बिल पेश करने हैं तो हमारे इससे माजरत है। कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन को? कोई बैकस्टैब हो रही है, कुछ चीजें पीछे चल रही हैं, कुछ सपोर्ट पीछे हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, तारिक चीमा साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तारिक चीमा साहब कैबिनेट के बड़े एक्टिव मेंबर हैं, और शायद कैबिनेट में जो 2-4 लोगों की सुनी ज्यादा जाती है या बोलते ज्यादा हैं, उनमें तारिक चीमा साहब भी मौजूद हैं। और हमारी कैबिनेट की मीटिंग वीकली होती है, हर मंगल को मीटिंग होती है, और यू कैन से कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ पे एजेंडे के बगैर या डिस्कशन किए बगैर हो। बाकी है कि इत्तेहादियाँ जब आपकी अक्सरियत थिन हो, मेजॉरिटी थिन हो, तो फिर तफज़ात होना बड़ी कॉमन सी बात है, फिर वो तफज़ात दूर हो जाना भी बड़ी कॉमन सी बात है, बार बार होना वो भी मतलब बिजनेस एज यूजुअल है। और ये निगोशिएट करना चीज़ों को, फिर आप कह लें कि कंसेंसस बिल्ड हो जाना,
ये आप कह लें कि काफी कॉमन सी चीज है। मैं समझता हूँ इसका ना माइंड करना चाहिए, ना इसमें बखबरियत है। ये एक रूटीन की बात है। चीमा साहब, मुझे नहीं लेकिन समझ आती कि इसमें कोई ऐसा मुझे जरा ये बताइएगा, ये अभी ये उस दिन फवाद चौधरी साहब भी बात कह रहे थे, एक और आपके वफाकी वजीर भी बात कर रहे थे, आप ऐसे पीएम खुद भी रहे हैं। मुझे बताइएगा, ये निगोशिएशंस, ये एन मौके के ऊपर निगोशिएशंस करना, ये आज दोबारा बात आई है। कौन सी चीजें जिसके ऊपर पीएमएलक्यू या एमक्यूएम या जीडीए निगोशिएट करना चाह रही है आज 3.25 साल 3.5 साल गुजरने के बाद जी? नहीं, हमेशा होता है। जब भी कोई नई आती है, जब भी कानून साजी होती है, तो उसी वक्त ही आप पहले अपोजिशन भी आती है, इत्तेहादी भी आते हैं। ठीक है, अगर यू कैन से कि जिसका भी वोट हो, आपकी पार्टी का हो या बाहर का हो, इत्तेहादी हो या अपोजिशन हो, जब भी कोई कानून साजी होनी होती है, बजट पास होना होता है, तो बात होती है। मैं समझता हूँ कि ये बाहर अगर बैठे हो तो शायद आपको अजीब लगे, लेकिन असेंबली के अंदर बैठे हुए तो इट्स बिजनेस एज यूजुअल है। मुझे नहीं ये को 3.25 मतलब कोई नई बात नहीं है। मैं तो हर बार ही देखता हूँ, जब भी कानून साजी का मामला आता है या बजट पास होने का मामला आता है या जहाँ के वोट पे जरूरत होती है, वहाँ पे होता है, रूटीन है। लिहाजा इसे आप कह लें कि इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है कोई ऐसी चीज के इसमें कोई नयापन हो। ठीक, मुझे तो सच्ची बात है, नयापन नहीं लगता, हमेशा ही होता है, स्पेशली जब भी आप पहले वोट की जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक है चौई साहब, कोई ऐसी चीज नहीं है जब बिल पास होने हो, जब कानून साजी हो, तो ये इत्तेहादी ऑब्वियसली चीमा साहब कह रहे हैं ऐसे ही होता है। लेकिन वो जो आप लोगों का एक व्यू पॉइंट है या जो बनाया जाता है कि जी सेम पेज पर अब नहीं है और पोस्ट 6 अक्टूबर से अब सिचुएशन फर्क है, पीछे से जो सपोर्ट है वो हट रही है, चीमा साहब के बकौल ऐसी कोई चीज नहीं है, सपोर्ट भी वहीं पर है और चीजें भी ठीक हैं, ये इत्तेहादियों के छोटे छोटे मसले मसाइल हैं। की बिल्कुल बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये कहते हैं कि ये नॉर्मल चीजें हैं, सियासत में होती हैं चीजें, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब सियासतदानों के इख्तियार में चीजें होती हैं तो फिर वो अपना अच्छा और बुरा पार्टी का भी देखते हैं, लोगों के लिए भी देखते हैं, कहाँ पे फायदा है कहाँ पे नुकसान है। और फिर आपने देखा कि गुज़िश्ता इंतखाब में जब ये सब लोग एक पेज पे नहीं थे, ये जो अपना सेनेट के इलेक्शन हुए थे, तो उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी मुंतखब हो गए थे। इस वक्त भी बिल्कुल सूरत हाल ऐसी ये है कि उसके बाद जो इनको फिर सपोर्ट इन्होंने जहां से ली, आपके सामने हम सब के सामने है कि जो ये सेम पेज कह के जितना इन्होंने नुकसान उस अदारे का किया है, यानी अपनी तमाम नाकामियां, अपनी तमाम खामियां जो है वो उसमें ये कह देते हैं कि जी हम सब सेम पेज पे हैं। लोग कहते हैं यार आटे का रेट कम करो, चीनी का रेट कम करो, प्राइसेस को कंट्रोल करो, महंगाई को कंट्रोल करो, पेट्रोल कम बढ़ाओ। ये कहता है सेम पेज। हम कहते हैं जनाब आप जो है अद्वियात जो है उनकी कीमतें कंट्रोल करो, कहते हैं सेम पेज। मौजूदा जो इस वक्त बुहरानी कैफियत है, इसमें मुझे जो जिस बात का डर है ना, वो ये है कि ये ना हो कि जो अवाम का और अपोजिशन का मुतहिदा अपोजिशन का जो प्रेशर है, उसमें काफ लीग और एमक्यूएम और दूसरे इत्तेहादी कोई अपने जाती फायदे लेकर अपनी ट्रांसफरिंग करवा के अपने जनाब नई सामियों में हिस्सा लेके और अपने फंड्स लेके कहीं फिर से इसकी जो जितनी भी अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं उसका हिस्सा ना कहीं बने। तो मैं ये आपके जरिए कहूंगा उनसे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। इस वक्त ठीक, इस वक्त जो प्रेशर हुकूमत के ऊपर है और जो इसको हमने 3 साल देख लिया है, जो 3 साल में जिन्होंने कुछ नहीं किया, पॉइंट आ गया आपका, 1.5 साल ठीक, में कुछ नहीं करना, बिल्कुल ठीक है। लिहाजा आप अवाम का ख्याल करें। आप जो है अपनी जो फ्यूचर है, अवाम का फ्यूचर जो है, इस कौम का फ्यूचर जो है, इस मुल्क का जो फ्यूचर है, उसकी फिक्र करें। चाइसा पॉइंट आ गया आपका, ठीक हो गया, छुड़वाएं आपका पॉइंट आ गया जी। सेनेटर साहब मुझे एक चीज बताएं जरा, मुझे पीडीएम पे आने दें। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ी एक दूसरे से कंसेंसस से बात कर रहे हैं। कंसेंसस अपेरेंटली हमें जो फीडबैक आता है कि जी डेवलप भी हो रहा है और कोई अब अंडरस्टैंडिंग भी शायद इस हद तक हो रही है कि यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस पीडीएम का हिस्सा बन जाएगी। मौलाना फजल रहमान की भी मुलाकातों की बात हो रही है। क्या आप इस सिचुएशन को एवेल्युएट कर रहे हैं और क्या वाकई आप लोगों की आपस में जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया था खत को लेकर, शायद खाकान अब्बासी साहब वाले, उसको कोई मेल्ट डाउन करने का हो गया जी शुरू, या रास्ता बन गया?
जी मंसूर भाई, देखें, जहां तक पीडीएम के हवाले से वापस जाने की बात है, हम तो वैसे ही द फाउंडर्स ऑफ पीडीएम एंड कुछ बातों पे, खास तौर पे रेजिग्नेशन वाली बात पे जो इख्तलाफ आया था, उसकी वजह से जो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, वो अपनी जगह पे है। लेकिन जो एक बेसलाइन कंसेंसस है ना, कि पार्लियामान के अंदर एक बेसलाइन कंसेंसस जो मुत्तहिदा ऑपोजिशन का है, आई थिंक उस पे सारी पार्टीज ने, पीपल्स पार्टी ने, खासतौर पे चेयरमैन साहब ने, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने, और आज शाम को, जैसे आप बता रहे हैं, आज शाम को बिलावल साहब, चेयरमैन साहब जो है, वो मौलाना फजल रहमान के घर पे गए हैं, उनसे मुलाकात हुई है। और इस बात पे एटलीस्ट हम मुत्तफिका जरूर हैं कि जो पार्लियामान के अंदर जो हमारी मुत्तफिका स्ट्रेंथ है मुत्तहिदा ऑपोजिशन की, उसको नजर में रखते हुए, और जो नाला अब हो गए हैं मौजूदा हुकूमत की, जैसे कि काफी हो गई, एमक्यूएम हो गई, बाकी पार्टीज हो गई, उनके साथ भी बिल्डिंग अब मुत्तहिदा ऑपोजिशन को करनी चाहिए, सो दैट इस तरह के जो इकदाम है, जैसे चौधरी साहब ने खदशा जाहिर किया कि अपना कोई शेयर लेके या अपना कोई छोटा फायदा लेके कौम का बड़ा नुकसान ना कर दें। आई थिंक उस पर मेच्योरिटी अब जो हमारी ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो शो कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को इस तरह से जो है बुलडोज नहीं करने देंगे पार्लियामेंट के थ्रू लेजिस्लेशन। बिल्कुल ठीक है चीमा साहब, दो चीजें, एक तो ये पीडीएम का नाम मुझे अब ऐसे लग रहा है जैसे मुत्तहिदा ऑपोजिशन, पार्लियामेंट के अंदर मुत्तहिदा ऑपोजिशन होगा और पार्लियामेंट से बाहर पीडीएम होगा। एक तो ये मुझे इस पे अपना व्यू दीजिएगा। सेकेंडली, ये क्यों फीलिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस की, सैनेटर्स की और इत्तेहादियों की कि जी जो सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ थी, वो कहीं पीछे हट रही है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी सिचुएशन ऑकवर्ड हो रही है? देखिए, इसमें ये जो है ना, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनकी पॉपुलर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, द लार्जेस्ट पार्टी एंड द मोस्ट पॉपुलर पार्टी, और नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कोई, आप कह रहे हैं कि कोई रातों रात गढ़े नहीं गए, कोई बनाए नहीं गए, कोई मैन्युफैक्चर नहीं कहीं हुए, कहीं किसी कोई जनरल के घर, मतलब आप कह लें कि उनका प्लान नहीं बना, मगर 22 साल स्ट्रगल है। सो बेसिकली इस बात को रिलेट करना कि उनकी हुकूमत आई इसलिए या बनी इसलिए या सर्वाइव इस बात पे कर रही है, ये बड़ी ज्यादती की बात है। देखिए, बेसिक जो बात है वो ये है कि जब भी कोई हुकूमत बनती है तो पूरे सिस्टम में, आप कह लें इलेक्शन कमीशन कह लें, सुप्रीम कोर्ट कह लें, फौज कह लें, सियासतदान कह लें, पार्लियामान कह लें, सारों का दिल करता है कि ये सिस्टम चले और एक कंटिन्यूटी सिस्टम में आए। अदरवाइज मतलब आप कह लें कि 90 का दौर हमने देखा है, कि मतलब 90s का सारा देखा है, 2-2 साल घूमते चलती रही, 85 से लेकर, तो मतलब उसमें इश्यूज आए। सो अब सारे एक इस तरह की मेजोरिटी किसी हद तक मौजूद है कि ये चले। सो इसमें इसको रिलेट करना कि जनाब उस तरह की सपोर्ट नहीं है या है, मैं नहीं समझता कि आज भी सुप्रीम कोर्ट कुछ डिफरेंट चाहती है या इलेक्शन कमीशन डिफरेंट चाहता है या फौज डिफरेंट चाहती है। कोई भी सिस्टम के गिरने में, सिस्टम की कोई डिसकंटिन्यूटी में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। सारे इंटरेस्टेड है कि अपना अपना काम करें, और कोई अच्छा कर रहा है तो वो भी करे, वरना कोई एक्सपोज होता है तो एक्सपोज हो। सो मैं समझता हूँ कि इसमें वो इशू नहीं है। इशू जो है वो इसको ना पीडीएम को जो ओवर रेट किया जा रहा है, कि पीडीएम में देखें पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, और नून लीग जो है ये इस वक्त यू कैन से कि स्टेक होल्डर नहीं है। वो अगले सिस्टम की स्टेक होल्डर हो सकती है, इस सिस्टम में वो स्टेक होल्डर नहीं है, वो बाहर बैठे हुए हैं। उनके मुफादात और हैं, पीपल्स पार्टी के मुफादात और हैं। पीपल्स पार्टी को मैक्सिमम क्या मिल सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शन भी हो तो मैक्सिमम ये हो सकता है कि वो सिंध में इतनी सीटें ले जाएं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। उनके लिए रिजाइन करना, उनके लिए रिजाइन करके कोई नया कोई एडवेंचर करना, वो ज़ाहिर हो नहीं सकता था। उनके बिलावजह मौलवी साहब प्रेशर डालते रहे, या आप कह रहे मजीद भी डालती रही, वो नहीं माने। पॉइंट आ गया जी आपका, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। वैसे एक छोटी सी ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्या वाकई पीडीएम ओवर रेट हुई है, जिस तरह अभी जमशेद चीमा साहब कह रहे हैं, और इसके साथ साथ ईवीएम को लेकर और या उन तमाम प्रोसेसेस को लेकर, उन तमाम जो कवानीन जिनको जॉइंट सेशन के अंदर हुकूमत लाना चाह रही थी, उनको लेकर बहुत सारे कंसर्न्स हुकूमत के भी अंदर हैं और उनके तहादियों के भी अंदर हैं। इसके साथ साथ डस्का रिपोर्ट पे भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी चॉइस साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज़ जो बताई गई है कि शायद पीडीएम को या मुत्तहिदा ऑपोजिशन को ओवर रेट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है कि जी बड़ा कुछ है, शायद इतना कुछ है नहीं, और ये जो परसेप्शन एक क्रिएट की जा रही है वो दुरुस्त नहीं है ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ को लेकर। एक वन ऑफ द केसेस के अंदर आप लोग पार्लियामेंट के अंदर आपके नंबर ऑफ जो थे पार्टिसिपेंट्स, जो मेंबरान थे वो ज़्यादा थे और हुकूमत के कम थे। ये व्यू पॉइंट है इस वक्त हुकूमत का, आप एग्री करते हैं इससे? में बात करें ना उनके पास नंबर्स नहीं है, वो नंबर्स के पास होने चाहिए वो नहीं है। जो इस वक्त उसके इत्तेहादियों को अगर आप माइनस करें तो वो 155 पे खड़े हैं। फिर आप परवेज खट्टर को निकालें तो 19 लोग उसके साथ हैं। 136 के ऊपर इमरान की हुकूमत खड़ी है। हमारा तो मुतालबा ही है कि ये जो सिलेक्टेड हुक्मरान है इसको घर भेजा जाए और कौमी असम्बली जो है इसको खत्म करके नए इलेक्शन जो है आजादाना मुनसिफाना जो है शिफाफ इलेक्शन करवाए जाएं और अवाम के हकीकी नुमाइंदे जो हैं वो आए और आके मुल्क की बागदौड़ संभालें और वो सही पॉलिसीज बनाएं। चॉइस साहब मुझे एक चीज बताएं, चॉइस साहब आपसे हम तो इस पहले दिन से हमारा मुतालबा ये है, हम कहते हैं ये जो इलेक्शन थे 2018 ये रिग्ड थे। चॉइस साहब मेरी बात सुनिएगा, चॉइस साहब मेरी बात सुनिएगा, चॉइस तनवीर साहब मेरी बात सुनिएगा। सर आपने ये जो व्यू पॉइंट दिया है, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप लोग किस तरह लेकर आएंगे? क्या इस चीज के ऊपर अगर आप कह रहे हैं असेंबली तहलील हो तो उसके अंदर सिंध असेंबलियां भी ऑब्वियसली प्रोविंशियल असेंबलीज भी तहलील होंगी, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ इस पर एग्रीड है या ये सिर्फ पीएमएलएन का ही व्यू पॉइंट है? इस वक्त देखे ना, मैं इस वक्त बात कर रहा हूं पाकिस्तान के मौजूदा हालात की, पाकिस्तान की, इमरान की, सेंटर की हुकूमत की। वो अपने उसके पास जो है कोई जवाब नहीं है, कोई अखलाकियात हमें बताते थे, अब इसके पास अखलाकी जवाब नहीं है कि वो सुबह के टाइम ये कह रहे हैं कि हम जिहाद करने जा रहे हैं, शाम को जो है वो ज्वाइंट सेशन जो उन्होंने बुलाया था अक्सरियत उनकी वो खो बैठे हैं, तो लिहाजा वो हम उनकी बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, वो आइन और कानून के मुताबिक हो, आइन और कानून में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक हो। जो आप किसी दूसरी बड़ी जमात को सदर जो है वो इनवाइट करे और कहे कि ये हुकूमत बना लो, अगर कोई हुकूमत उसमें बना सकता है तो बना लेगा, नहीं तो फिर हम फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और हमारे पास इसका हल एक ही है, वो क्या है कि ज़ादाना मुनसिफाना शिफाफ इलेक्शन। पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया आपका सर, पॉइंट आ गया। नुमाइंदे चुने उसमें जो है वोट की इज्जत हो, जो आवाम का पॉइंट आ गया जी, ताड़ा पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया। अच्छा सेंटर साहब मुझे एक तो इसका रिस्पांस आप भी बताएं, क्या पीपल्स पार्टी इस व्यू पॉइंट पे जो मुस्लिम लीग नून का है, क्या आप लोगों की बाइंग है इसके ऊपर? नंबर 1। नंबर 2, ईवीएम कहा यह जाता है कि जी जितने पुराने सियासतदान हैं उनको सूट नहीं करती ईवीएम, एंड दैट्स द रीजन के इवन चाहे वो हुकूमत के अंदर हो चाहे वो इत्तेहादी हो, एंड दैट्स द रीजन ईवीएम के ऊपर कंसेंसस डेवलप नहीं होगा हुकूमत के अंदर भी। क्या कहेंगे इसके ऊपर, दोनों चीजों पे? जी मंसूर भाई, आई थिंक बात ईवीएम की नहीं है। अगर आप ईवीएम एज अ मेथड ऑफ वोटिंग ले लेना तो ईवीएम अभी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है दुनिया में बहुत कम ममालिक में की जाती है, अक्सरियत में नहीं है अभी तक ईवीएम। अदर देन दैट बात ईवीएम की नहीं है, बात कंसेंसस बिल्डिंग की है कि क्या ईवीएम होना चाहिए, कोई और मोड होना चाहिए, या जो मौजूदा तरीकाकार है इलेक्शन का वो होना चाहिए। और वहां जहां ऑपोजिशन को तो आप एक तरफ छोड़ दें, अभी मैं तो ब्रेक से पहले चीमा साहब कह रहे थे कि जी मुस्लिम लीग नून का स्टेक नहीं है सिस्टम में, तो अगर जमहूरी अमल को जरा थोड़ा सा पढ़ लें बेहतर होगा। जमहूरी अमल में ऑपोजिशन का उतना ही इंपॉर्टेंट स्टेक होता है एक जमहूरी सिस्टम में जितना गवर्नमेंट ऑफ द डे का होता है, बिकॉज द ऑपोजिशन इज द गवर्नमेंट इन वेटिंग। और ये दिस इज व्हाट अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज। अब अगर वो अपने एलाइज को ही अपने नहीं वो मुत्तहिद कर सकते फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, तो ऑपोजिशन के साथ तो बात करना बात की बात है। जैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने फौरन से स्पिन दे दिया, आप मीडिया के एंकर पर्सन है, यू नो बेटर देन मी, कि स्पिन देना इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का काम होता है, चाहे वो पॉजिटिव देना हो इन सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे नेगेटिव स्पिन देना हो
अगर ऑपोजिशन की बात की जाए तो वो तो बड़ा अच्छा स्पिन था कि जी स्पीकर साहब को हमने कहा है कि ऑपोजिशन के साथ बात करें। मुझे तो नहीं कोई माहौल लग रहा यहाँ इस टाइम पे गवर्नमेंट कोई माहौल ऐसा पैदा तो नहीं कर रही कि आप मुत्तहिदा ऑपोजिशन के साथ या डिफरेंट फैक्शंस ऑफ द ऑपोजिशन के साथ गवर्नमेंट इस टाइम पे रेडी है बात करने के लिए। इतनी इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इन कैमरा मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने जरूरी नहीं समझा वहां कि वो आए और अपने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, अपने कॉलीग्स हैं, उनके साथ बैठ के इंपॉर्टेंट इश्यूज पे, अफगानिस्तान पे, IMF पे, अपने इकोनॉमिक हालात पे, FATF पे, TLP, TTP के साथ डायलॉग पे, इन सारी चीजों पे कंसेंसस बिल्डिंग करना। अगर वो अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं, लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, लीडर ऑफ द हाउस हैं, तो ये उनका काम बनता है कि वो आके कंसेंसस बिल्डिंग करें। ठीक है। वो नहीं कर रहे इस चीज में, वो फेल होते जा रहे हैं। उसकी वजह से ये सारी ब्रेक्स उनको नजर आ रही हैं। उनके एलाइज भी अब उनसे इसी वजह से नाला हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड, द नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ गवर्निंग अ कंट्री। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चीमा साहब, सर रिस्पॉन्ड भी कीजिएगा। सेकेंडली, EVM के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अरकान, आपके जो इत्तेहादी हैं, वो भी एग्रीड नहीं है, और जो मैनुअल सिस्टम था पहला बुसीदा, एवरीवन स्टिल फील्स लाइक यही सिस्टम चलना चाहिए, उसमें हर हल्के के अंदर नंबर ज्यादा है, कम है, लोग रहते हैं, नहीं रहते, दिस इज रिगार्डलेस ऑफ दैट। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, इसमें ये जो है ना, यू कैन से कि रिफॉर्म ऐसी चीज है कि जिसको बेचना हमेशा एक मुश्किल काम है, या उस पर कन्विंस करना हमेशा मुश्किल काम है। स्टेटस को बर लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, स्पेशली जिसके बेनिफिशियरी होते हैं। ये यू कैन से कि ये आप किसी महकमे में चले जाएं, किसी डिपार्टमेंट में हो, किसी गवर्नमेंट में हो, सियासत में हो, ये हर जगह इट्स एन इशू। सो इट्स अ पेनफुल प्रोसेस। चेंज इज ऑलवेज अ पेनफुल प्रोसेस। तो इसमें लोग इतने एक फियर्स होता है, डर होता है, और इसमें कम्युनिकेशन, लोगों को इसमें उनका तफसात दूर करना, कम्युनिकेशन के बार सेशन करना, वर्कशॉप करना, ये डेफिनेटली एक जरूरत होती है। सो हम वो कर रहे हैं, अल्टीमेटली हो जाएगा। बाकी ये है कि जो बेनिफिशरी हैं उनको तो डेफिनेटली ऐसी प्रॉब्लम है, और वो रहेगा सिस्टम के। देखिए, मैं इस वक्त प्रोसेस में हूँ, ये जो वोटिंग का प्रोसेस है NA 133 में तकरीबन 400-450 के लगभग ब्लॉक कोड है। ओके। 450 ब्लॉक कोड में हमने जब देखा है कि यहाँ पे वोट्स का, तो 40 से 50 लोग हर ब्लॉक कोड में ऐसे हैं जो इस हल्के से नहीं है, उनका एड्रेस जो है शनाख्ती कार्ड का वो किसी और जगह पे लिखा हुआ है और उनका वोट यहाँ दर्ज है। और 40 से 50 लोग ऐसे हैं कि जिनका आप कह लें कि एड्रेस कहीं और का है और वोट यहाँ पे मौजूद है। ओके। सो मतलब आप कह रहे दोनों अगर इकट्ठे करें, जो यहाँ रहते हैं और वोट बाहर है, या जो बाहर रहते हैं और वोट इधर है, ये दोनों 80 से 100 वोट एवरेज बनते हैं ब्लॉक कोड के। और हमने यूनियन काउंसिल का इकट्ठा किया तो मेरे पास 20 यूनियन काउंसिल है 133 के, तो एक यूनियन काउंसिल का 250 वोट है ऐसा कि जो जिनका एड्रेस मुख्तलिफ है और उनका हल्का मुख्तलिफ है, वोट डिफरेंट जगह पे है। सो ये जो इशू है 40 से 50 हज़ार वोट, 40 से 45 हज़ार वोट का, ये मौजूद है। अब इसको आप कह रहे हैं, जब आप जाते हैं कि EVM है क्या, EVM इज आइडेंटिफिकेशन में जो वोट की सेंटिटी है वो सामने आएगी, जिसे कहते हैं वोट को इज्जत दो। चीमा साहब, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएं, आप लोग कन्विंस कैसे करेंगे? ये लोग नहीं कन्विंस होंगे। आपके जो पुराने लोग हैं, जो आपसे दूसरी जमातों से आए हुए हैं, ये सारे लोग आपके इत्तेहादी ये चीज पे कन्विंस नहीं है, और उसका रिजल्ट आपने ज्वाइंट सेशन में देखा, जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा हम जिहाद करने जा रहे हैं, और उसके बाद भी इशू एड्रेस हुआ वहां पर। आप लोग किस तरह इससे लड़ेंगे जी? 1970 पहला इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने करा था 77 में जी। 1 वोट 1 यू कैन से कि जो 1 मैन 1 वोट तो 1970 में हुआ, जो इलेक्शन पे लोगों को एतराज नहीं है, लेकिन 1 पार्टी नहीं, 1 वोट 1 मैन 1 वोट, ठीक है। वो 70 में पहला इलेक्शन हुआ था। उसके बाद 77 का जो इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने पहला कराया, उस इलेक्शन से लेके आज तक कोई ऐसा इलेक्शन नहीं जिसपे धांधली के दाग ना हो या धांधली की नहूसत ना हो। ठीक है। पाकिस्तान के हर इलेक्शन पे धांधली की नहूसत मौजूद है। जब हर बंदा इलेक्शन खत्म होता है या इलेक्शन शुरू होता है, तो उसके बाद से लेके
इलेक्शन के रिजल्ट आने तक जीतने वाला कहता है कि मुझे अगर मेरे साथ धांधली होती मैंने इससे ज्यादा लीड लेनी थी, और हारने वाला तो कहता है कि मेरे साथ धांधली हो गई है। हारने वाले 18 हो या 20 हो, जितने भी होते हैं वो कहते हैं हमारे साथ धांधली। ठीक ठीक। जब ये सिस्टम है तो भाई इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है? मुझे जरा एक मिनट, यही चीज ना, मुझे यही चीज है चौधरी साहब के पास। चौधरी साहब, आप लोग भी कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, तो अगर एक चीज आपको लगता है क्योंकि इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा और ना अपेरेंटली होने लगा है, तो आप लोग क्यों नहीं एटलीस्ट उसको टेस्ट केस के तौर पे देख लेते, शायद चीजें ठीक ही हो। पहली बात तो ये है कि ये जो मशीनों की बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन की, इसको ऑपरेट किसने करना है? और ये 3 लाख से ज्यादा मशीन जो हैं ये कैसे आएगी? हमारा पास जो इस वक्त सिस्टम मौजूद है उसमें सिर्फ एक बात की जाए, एवरेज में बात करता हूं कि एक हलका जो होता है ना उसका 1200 से 1500 वोट होता है। वो 1500 वोट जो है बेईमानी तो करने से बाज नहीं ना आते। कौन करता है उसको आप मुत्तफिक होकर बैठ जाए कि वो जो फार्म 45 है आपने 1200 वोट में से हाफ तकरीबन वो जो ना वो लोग कास्ट करते हैं 50%। वो वोट 50% को गिनने के लिए कितनी देर चाहिए आपको? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे? आप वहां पे रात को 2-2 बजे तक इंतजार क्यों होता है? क्योंकि उसको देते नहीं है वो फार्म 45। आप 1000 वोट को निकालें, 1 घंटे का टाइम दें, उसके बाद उसी वक्त आप रिजल्ट दे दें। दोनों पार्टियां उस वक्त बैठी हो, फार्म 45 जो है मेरे ही से, मेरा फार्म मुझे मिल जाए, मेरे मुखालिफ का उसको मिल जाए, वो शाम को कलेक्ट करके अपना रिजल्ट दे लें। पॉइंट आ गया मुझे जरा चॉइस साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुझे जरा देते ही नहीं है। मुझे जरा ये चीज मक्सी साहब के पास लेके जाने दीजिएगा। मक्सी साहब, मुझे बताएं इस चीज के ऊपर जो चीमा साहब कह रहे हैं, जो चॉइस साहब कह रहे हैं, इसमें अपेरेंटली लगता ये है कि आप लोग सारे चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लेकिन उसके लिए टीओआरस क्या होंगे उसके ऊपर आप लोगों का कंसेंसस नहीं, और स्पेसिफिकली ईवीएम के ऊपर तो बिल्कुल ही कंसेंसस नहीं हो रहा कहीं पर। मंसूर भाई देखें ना, बिल्कुल बात सही है कि मुत्तफिक इस बात पे आई थिंक सारी हैं। आई थिंक कोई भी पार्टी इस बात पे मुत्तफिक नहीं होगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो, वो तो बिल्कुल एक अबसर्ड सी बात हो जाएगी। और जो हमारी हिस्ट्री रही है इलेक्शंस की, जाहिर है उससे भी हर दफा जब इलेक्शन होता है तो धांधली के इल्जामात एक दूसरे पे लगाए जाते हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 को ही देख लें तो तकरीबन एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट आया था। मैं खुद लॉ एंड जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी का सेनेट में उस वक्त मेंबर था। सारी पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन थी, इंक्लूडिंग एवरीवन जो भी आपके प्रोग्राम पे मौजूद है, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन एंड दी अदर पार्टीज। ठीक है, तो उसके अंदर मेजर चीजों पे कंसेंसस हुआ था। जाहिर है वो कंसेंसस से ही पास हुआ था। उसके बाद अभी अमेंडमेंट्स ये जो लेकर आए हैं ये बगैर कंसेंसस के आए हैं जी, बिकॉज इलेक्शन एक ऐसी चीज है जिसपे जब तक मेजर जो आपकी बड़ी पार्टियां हैं मुल्क में, वो अगर कंसेंसस उनके बीच में नहीं होगा तो धांधली का इल्जाम कभी खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अभी चौधरी साहब ने वही बात की कि एक पोलिंग स्टेशन है हमारा, एवरेज जो है 50% भी अगर आप लगा लें एक हल्के में, एक पोलिंग स्टेशन पे 50% भी अगर लोग वोट कास्ट अपना आके करते हैं, 1200-1500 लोगों में से 700-750 लोगों को वोट काउंट करना बिटवीन 2-3 पार्टीज, कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म मौजूद है, बजाय कि हम उसके अंदर अगर कोई कमी पेशी है उसके हम लूप होल्स को ब्लॉक करते हैं, हम एक नई चीज ला रहे हैं। हमारे पास यहाँ अभी तक ट्रेनिंग का इशू है। अच्छा, पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया। आई एम सॉरी, मेरे पास थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम हो गया जी। जमशेद चीमा साहब बहुत शुक्रिया, चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, सेनेटर सैफुल्लाह मकसी, थैंक यू वेरी वेरी मच। म्यूजिक ब्रेक लेते हैं जी, और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो एक पाकिस्तान की जो सिविल सर्विसेज की रोटेशन पॉलिसी है उस पर बात करेंगे, और एक और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान फेडरल सर्विसेज की रोटेशन पॉलिसी बड़ी अच्छी रोटेशन पॉलिसी है, और उसको बड़ा कैटेगोरिकली बताया भी गया है। फरवरी के अंदर एक रोटेशन पॉलिसी स्टार्ट की गई थी, लोगों के अफसरान की ट्रांसफर्स की गई थी, जिसमें से अभी भी कुछ लोग हैं, लेकिन अब रिसेंटली नवंबर के अंदर दोबारा कहा गया है मज़ीद लोगों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स का। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट अफजल लतीफ़ साहब, वन ऑफ द वेरी गुड ऑफिसर्स ऑफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बड़े एडमेंट हैं अपनी चीज़ों को करने के लिए, और बीइंग अ सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डूइंग अ वंडरफुल रोल, प्लेइंग अ वेरी वंडरफुल रोल, और गो गेटर टाइप ऑफ अ पर्सन, एक बड़ी अच्छी चीज़ कर रहे हैं।
ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के अंदर ये चाह रहे हैं कि रोटेशन पॉलिसी तमाम अफसरान की हो। और अभी रिसेंटली बहुत सारे अफसरान की रोटेशन पॉलिसी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की मैं अगर अभी बात करूं तो वो हुई है, और बहुत सारे लोग अच्छा हुआ है पंजाब से और सिंध से निकले हैं, इस्लामाबाद गए हैं, केपी गए हैं, बलूचिस्तान में गए हैं, वहाँ पर कहा गया है कि जी आप वहाँ जाके सर्व करें, जो बड़ी ज़रूरी हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आज भी स्पेसिफिकली पंजाब के अंदर मौजूद हैं जो नहीं अभी तक गए, जिनमें मैं अगर जिक्र करूँ मुजाहिद शेरदिल सेक्रेटरी PND लगे हुए हैं, अहमद जावेद काजी सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ लगे हुए हैं, आमिर जान सेक्रेटरी टू CM लगे हुए हैं, आमिर अकीक खान लगे हुए हैं, सलमान गनी स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस लगे हुए हैं, सालिया सईद स्पेशल सेक्रेटरी प्राइवेट हेल्थ केयर लगी हुई हैं, सुहेल अशरफ DG पैलरा लगे हुए हैं, मुजफ्फर खान लगे हुए हैं, सैफुल्ला डोगर प्रोजेक्ट डायरेक्टर DFID लगे हुए हैं, कैप्टन उस्मान कमिश्नर लाहौर जो इस वक्त लगे हुए हैं, सलवत सईद स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस लगी हुई हैं, और अब्दुल्ला सुंबल साहब जो चेयरमैन PND लगे हुए हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो पिछले 15 साल से भी ज़्यादा से पंजाब के अंदर लगे हुए हैं, और इनको भी ट्रांसफ़र आउट होना है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट अफजल लतीफ़ इज़ अ गो गेटर पर्सन हु विल इंशाल्लाह ताला मेक श्योर कि ये तमाम लोग रोटेशन करें, जो इसका ट्रू पर्पस है रोटेशन पॉलिसी का। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा वो जो एक मुहावरा है ना जी, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, पंजाब पुलिस की मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल आप सही समझें। और आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो उन अनऑथराइज्ड पंजाब पुलिस की मैं बात कर रहा हूं, और उसमें वो अनऑथराइज्ड घरों की बात करूंगा और उन अनऑथराइज्ड गाड़ियों की मैं बात करूंगा जो मेरे ख्याल में पता नहीं क्यों स्मॉल स्टेशंस लाहौर के अलावा मैं बात कर रहा हूं, जिनके अंदर फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, मुल्तान है, रावलपिंडी, सरगोदा, बहावलपुर, इन तमाम में डिजिग्नेटेड हाउसेस जो DSPs के होंगे, जो ASPs, SP, SSPs के होंगे, ये डिजिग्नेटेड हाउसेस परमानेंटली जो ऑपरेशनल ऑफिसर्स की होते हैं, ये परमानेंटली मेरे ख्याल में पिछले काफ़ी सालों से जो इनसे पहले अफसरान आए हैं उन्होंने इनके ऊपर कब्जा कर लिया है। इवन जाते हुए वो लॉक करके चले गए हैं और कोई पूछने वाला नहीं। ये तमाम अफसरान अब रेंटेड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर रह रहे हैं, और जो इनको ऑथराइज्ड ऑफिशियल रेजिडेंसीज हैं वो इनके पास नहीं है। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, और इसमें SPs, DSPs और SSPs की डायरेक्टली इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। डायरेक्टली इफेक्ट इस तरह हो रही है कि उनके पास रहने की जगह नहीं, सो वो रेंटेड प्रॉपर्टी के ऊपर रहते हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो इस वक्त राव सरदार इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के सामने है। एंड आई एम श्योर कि वो इस चीज़ को ज़रूर एड्रेस भी करेंगे। इसके बाद में अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ गुजरांवाला की, तो गुजरांवाला में CPO और RPO के अलावा जितने भी घर हैं उनमें जो इस वक्त गुजरांवाला में पुलिस अफसरान लगे हुए हैं उनमें से उसमें कोई नहीं रह रहा। जो पहले लगे हुए थे वो उसमें रह रहे हैं। सेम गोज फॉर फैसलाबाद ले लें आप, मुल्तान ले लें आप, कोई ऐसा ज़िला ले लें, जितने भी डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं जिसको एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। इसके बाद मैं बात करूंगा गाड़ियों की। एक बहुत बड़ा अलमिया है, एक बहुत बड़ा अलमिया है पंजाब पुलिस का और उन अफसरान का कि जो ऑपरेशनल गाड़ियों को साथ ले जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। एक अफसर जो कहीं पर DPO लगा हुआ था, कहीं पर SP लगा हुआ था, वो वहां से ट्रांसफर आउट हुआ और वो जाते हुए जो ऑफिशियल गाड़ी है वो एक साथ ले गए। क्यों साथ लेकर जा रहे हैं इसको पूछने वाला कोई नहीं है। DIG MT का काम है, SSP MT का काम है, और इसको मेरे ख्याल में IG साहब को उनको डायरेक्शन देनी चाहिए। उससे नुकसान क्या है? एक तो आप गाड़ी लेकर चले गए, उसके अंदर उसका वायरलेस सेट लगा हुआ है जो उस जिले का है, सो वो आपके लिए उसके ऊपर एक चैलेंज ले आए। उसके बाद आपने उसकी लॉग बुक है जिसके अंदर पेट्रोल डलना है, जो कि आप पेट्रोल डलवा रहे हैं, डेबिट वो जिले का पेट्रोल हो रहा है और इस्तेमाल कोई और कर रहा है अपने प्राइवेट पर्पसेस के लिए। सो ये एक जिसकी वजह से एक क्योस भी है और ये बहुत सीरियस इलेगैलिटी भी है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है इन तमाम अफसरान की बिकॉज ऑफ दिस इशू अफेक्ट हो रही होती है। और मेरे ख्याल में इसमें बहुत सारे रिटायर्ड अफसरान भी है, इसमें वो बहुत सारे ट्रांसफर्ड अफसरान भी है जिनकी फैमिलीज, जिन्होंने एक से ज़्यादा घर रखे हुए हैं, और उसके बाद ये भूल जाते हैं कि जब ये अफसरान जिनकी इधर ट्रांसफ़र हो रही हैं, चाहे वो DSP हो, चाहे वो SP हो, चाहे वो SSPs हो,
अगर वो लोग इधर आ रहे हैं और उनकी गाड़ियां उनके पास नहीं है और उसके अंदर इतनी फिर आप लोग उसको इशू क्रिएट कर रहे हैं वायरलेस सेट का, पेट्रोल आप लोग गलत चिट्टे दे रहे हैं, सो आप पूरे सिस्टम को सबोटाज कर रहे हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रोग्राम के थ्रू हमारी थी जो हमने पूरी की है, और मेरे ख्याल में ये अब डायरेक्टली चीज जाती है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान के पास कि ये घरों का जो इशू है, ये गाड़ियों का जो इशू है, इसको एड्रेस किया जाए। रिस्पेक्टिव डीआईजीज को बताया जाए कि इसके ऊपर कंप्लायंस हो, और कंप्लायंस का मतलब उसी तरह की कंप्लायंस होनी चाहिए जिस तरह कमांडर अपनी चीजों पर कंप्लायंस कराता है। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो लोग और अवाम और इवन जो पुलिस अफसरान हैं वो यही समझेंगे कि जो पहले हो रहा था शायद वही अब सब कुछ उसी तरह ही हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान बशर्ते जिंदगी। आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।